वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सो इन द प्रीवियस सेशन हम लोगों ने केमिस्ट्री ऑफ सल्फर को चालू करा था। वी हैव अंडरस्टैंड द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर, हाइड्राइड ऑफ सल्फर दैट इज H2S, ऑक्साइड ऑफ सल्फर SO2, SO3 के बारे में बात करी थी। आज के क्लास सेशन में हम लोग बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ठीक है ना। तो इन टुडेज सेशन विल टॉक अबाउट ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। अब सल्फर खूब सारे ऑक्सी एसिड्स बनाता है, 4 सीरीज बनाता है, जिनके बारे में मैंने आपको स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ बात करवा दी थी केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। यहाँ पर हमें बस उसका जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसिड जो इंडस्ट्रीज़ में, लेबोरेटरी में मोस्ट वाइडली यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बारे में बात करना है, ठीक है। सल्फर कौन कौन सी सीरीज़ बनाता है वो शायद रफ और भी फिर से दे दूँ। एसिड की सीरीज़ बनाता है, इक एसिड की सीरीज़ बनाता है, ठीक है ना, परऑक्सी एसिड की सीरीज़ बनाता है और थायोनिक एसिड सीरीज़। 4 सीरीज़ थी आपका, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आज की क्लास में केवल इसका मैं लिखवा दूंगा, भले 5 मिनट में आखिरी में सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे, H2SO4, ठीक है। आखिर इसे कैसे बनाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में जो बनाया जाता है, ठीक है ना, वो मोस्टली तो कांटेक्ट प्रोसेस। अब ये प्रोसेस के नाम वगैरह, है ना, याद रखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। जैसे ओसवाल्ड प्रोसेस से किसको बनाया था आपने, नाइट्रिक एसिड को, ठीक है। कांटेक्ट प्रोसेस से आप बना रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड को। लेड चैम्बर प्रोसेस, उससे भी आप बनाते हो सल्फ्यूरिक एसिड को। दोनों में बस डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना, कि एक दोनों में कैटालिस्ट का फ़र्क आ जाता है बेटा, ना। कैटालिस्ट दोनों में अलग अलग है, बाकी अदरवाइज बाकी रिएक्शंस आपका सेम है। और सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड इसका कंजम्पशन इम्पॉर्टेंट केमिकल के तौर पे सबसे ज़्यादा है। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले आप सल्फ़र को जलाते हो, ऑक्सीजन, बर्निंग ऑफ सल्फ़र और सल्फाइड ओर्स, ठीक है ना। नॉर्मली हम सल्फ़र लेते हैं, सल्फाइड ओर्स भी हो सकती हैं, टू गिव SO2, ठीक है। प्रीवियस सेशन में जब हमने SO2 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करी थी, उसमें भी मैंने यही दिखाया था, और तब भी मैंने आपको बोला था कि इससे आगे की रिएक्शन आपको नहीं करानी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इससे आगे की रिएक्शन, कि आप डायरेक्ट इसे SO3 में नहीं बदल सकते, ठीक है। बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। स्टेप 1 बर्निंग ऑफ सल्फर या फॉर्मेशन ऑफ SO2। स्टेप 2 conversion of SO2 into SO3 by the reaction of atmospheric oxygen and SO2। ये जो SO2 बना है बेटा, ठीक है, ये फिर से O2 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और SO3 बनाता है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में इस रिएक्शन को हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करा था। इस रिएक्शन का डेल्टा H नेगेटिव होता है, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना ज़रूरी है सबसे पहला तो, ठीक है। दूसरा कि अगर कांटेक्ट प्रोसेस है तो कांटेक्ट प्रोसेस में V2O5 इज़ यूज्ड एज कैटालिस्ट। कांटेक्ट प्रोसेस में V2O5 एज अ कैटालिस्ट यूज़ होता है। इस वजह से इसे जब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना, हो सकता है आपने आगे पीछे पढ़ लियो पहले ही, तो ये सरफेस केमिस्ट्री में हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट के तौर पर वहाँ पर भी समझाया गया है, और इन्हें याद रखना भी हमें ज़रूरी होता है बेटा, कौन सी होमोजीनियस कैटालिसिस है, कौन से हेट्रोजीनियस, क्योंकि ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, और V2O5 जो है सॉलिड है। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब ही होता है जब रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट आपका अलग अलग फेस में हो, ठीक है। अब ये जो SO3 है बेटा, इस SO3 को एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग, ठीक है ना, वाटर के अंदर। यहाँ से आपको SO3 जो बना है वो पानी के अंदर डाल के आप
H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हो। ठीक है, की स्टेप इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 इज दिस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 into SO3। ये इसकी की स्टेप है, दिस इज द की स्टेप। सब कुछ कंडीशन अगर हमसे बेस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो आपको इस स्टेप के ऊपर ध्यान रखना है ना। इस स्टेप को अगर मैं देखूं और लीच चैटलर्स प्रिंसिपल के टर्म्स में बात करूं तो डेल्टा Ng जो हो गया इस स्टेप का, वो हो गया डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट दैट इज 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेड, तो 2 - 3 इज -1। डेल्टा Ng नेगेटिव है इसलिए डेल Ng लेस देन 0 वाली रिएक्शन। अब अगेन केमिकल इक्विलिब्रियम आपने आगे पढ़ा है या पीछे पढ़ा है मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। तो डेल Ng लेस देन 0 वाली रिएक्शंस वहाँ मैंने समझाया था आर बेस्ट सुटेबल एट हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम। तो एक तो प्रेशर को हाई रखना है, सेकेंड बेटा टेम्परेचर की कंडीशन है ना, क्योंकि मेजरली आपसे प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन ही पूछी जाती। डेल H मैंने बोल दिया है नेगेटिव है इसलिए लो टेम्परेचर। बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए थ्योरेटिकली पूछेगा बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस को पूरा डिस्क्राइब करो, उसकी फेवरेबल कंडीशन। तो हम लोग तब आपको शब्दों में लिखना है कि फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। सो फॉरवर्ड रिएक्शन इज बेस्ट सुटेबल एट आपका लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बट ध्यान देना, सॉरी उल्टा बोल दिया शायद मैंने, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, बट साथ में ये ध्यान रखना कि क्या कि टेम्परेचर शुड नॉट बी सफिशिएंटली लो। जैसे आपको हेबर प्रोसेस से नाइट्रोजन को बनाने के लिए बता दिया था मिनिमम टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर वो टेम्परेचर की कंडीशन तो मेंशन नहीं होती है, बट टेम्परेचर शुड नॉट बी सफिशिएंटली लो, अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है। और दूसरा पॉइंट एक और एक्स्ट्रा याद रखना कि कई बार हम लोग, आपने ओलियम का नाम सुना होगा, H2SO4 के अंदर अगर आप SO3 को डिज़ोल्व करोगे तो आपको ओलियम मतलब H2S2O7 मिलेगा। ठीक है, इस ओलियम में वापस पानी को डाल देते हो अगर आप, ओलियम इज बेसिकली नथिंग बट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। ओलियम इज नथिंग बट अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। ठीक है, और आपको याद हो तो शायद हमने लिक्विड सॉल्यूशन, अगेन मैं यही बोलता हूँ कि आपने किस ऑर्डर में पढ़ा बेटा, आगे पीछे हो सकता है आपने पहले इनऑर्गेनिक फिनिशअप करी हो, तो तब हम वहाँ पर आपका है ना परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम की बात करते हैं, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। क्योंकि अगर आप लेबोरेटरी में जाते हो, आप 12th के स्टूडेंट हो या 13 के हो, 13 को हो तो आपने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए होंगे, लैब में आप घूम के आ चुके होंगे, 12th के हैं तो आप एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। तो लेबोरेटरी में डायरेक्ट H2SO4 में मिलके ओलियम की बॉटल होती है और उसके ऊपर लेबलिंग लगी होती है, 109% ओलियम सैंपल, 104.5% ओलियम सैंपल, इस तरह की एक लेबलिंग चिपकी होती है। ठीक है ना, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 बेटा, इसमें पानी डालोगे तो आपको वापस H2SO4 ही मिलने वाला है। इनडायरेक्टली हमें पता है कि SO3 एक एसिडिक ऑक्साइड है, इसे डायरेक्ट पानी में डालता तो H2SO4 ही मिलता। तो लेबोरेटरी में मैंने पहले भी शायद आपको कई बार समझाया था कि जो रैक्स में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अगर आप लेबोरेटरी घूम के आ चुके हो, नहीं घूमी है बेटा तो मूवीज़ वगैरह में देखते होगे, रैक्स में कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बने होते हैं, वो नॉर्मली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं ताकि बार बार बना के टाइम खोटी न करना पड़े। उन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हमें जिस कंसंट्रेशन का भी रिक्वायर्ड होता है उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए एसिड या जो भी कंपाउंड है, जैसे KMnO4 का भी हम लोग एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रख लेते हैं। फिर जिस कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी, डाइल्यूशन ऑफ वाटर, ये स्टेप कहलाती है डाइल्यूशन ऑफ वाटर, उससे डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन का हम लोग ऑब्टेन करते हैं H2SO4। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना टाइम सेव करने में, एनर्जी सेव करने में, अदरवाइज बार बार आपको, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का डिजायर्ड कंसंट्रेशन के लिए इसी प्रोसेस से आपको काम करना पड़ेगा। तो हम पहले से ही बना के रख लेते हैं बेटा खूब हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, फिर जिसकी जितनी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी उतना थोड़ा सा ओलियम सैंपल लेके
बाकी एक्स्ट्रा पानी मिला के डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन का हम लोग ऑब्टेन करते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस लगभग 96 to 98% प्योर होता है। ये जानकारी के तौर पे रखना कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस is around 96 to 98% प्योर होता है। ओके, तो इतनी सी है बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हाँ, अब दूसरी प्रोसेस जो है दैट इज लेड चैम्बर प्रोसेस। उसमें फ़र्क कुछ नहीं है, वो होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल लेड चैम्बर प्रोसेस। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, बस इतना फ़र्क है। जो सेकेंड स्टेप है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, जो सेकेंड स्टेप है बेटा उसमें बस इतना फ़र्क होता है 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि SO2 भी गैस है, O2 भी गैस है, SO3 भी गैस है। इसमें कैटालिस्ट के तौर पर यूज़ होता है बेटा NO गैस। NO गैस अगेन जो मैंने अभी चैप्टर का नाम लिया था कौन सा, सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिसिस वाला पार्ट पूरा वहाँ समझाया गया है और वहाँ साफ साफ ये दोनों एग्जाम्पल लिखे भी गए हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। जैसे एसिडिफिकेशन ऑफ एस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एक होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है ना। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या कराते हैं हमने, आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा बेटा, एज वेल एज हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था कि ये एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। उसमें एस्टर एक्वस फेस का, लिक्विड फेस का प्लस वाटर लिक्विड फेस का, कैटालिस्ट के तौर पर उसमें डाइल्यूट एसिड जो नॉर्मली H2SO4 या HCl ही होता है। तो दिस आर द सिंपल सी टू मेथड्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन द इंडस्ट्री, एदर कॉन्टैक्ट प्रोसेस और लेड चैम्बर प्रोसेस। कंडीशन ध्यान रखना है, आगे की कहानी ध्यान रखना है। और H2SO4 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज़ की बात करें। सिंपल सी प्रॉपर्टीज है बेटा। रिएक्शंस भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, द मेन इम्पॉर्टेंट उतनी मतलब है ना, ऑलमोस्ट देखी रिएक्शंस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका मैन्युफैक्चर है ना। तो प्रॉपर्टीज में इट इज़ अ कलरलेस, ठीक है, डेंस ऑयली लिक्विड। पहली प्रॉपर्टी जो हमें ध्यान रखना है, इट इज़ अ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड। इट इज़ अ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड। ये कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड है आपका, हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.84। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ी है बेटा, तो उसमें भी वहाँ पर ये टर्म यूज़ होती है। आपके घरों में जो इन्वर्टर की बैटरी है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ही भरा हुआ है, हैविंग। अब ये डाटा में ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा बेटा कि आपको याद रखना है, बस प्रॉपर्टी ज़रूर याद रखना कि कलरलेस डेंस ऑयली टाइप का लिक्विड है, हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 है इसकी, एट रूम टेम्परेचर दैट इज़ 298 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग हमारा रूम टेम्परेचर मानते हैं। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, इट डिजॉल्व्स इन वाटर विथ इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इट डिजॉल्व्स इन वाटर विथ evolution of large amount of heat। ये वाटर में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट के साथ इवॉल्व होता है। इफ़ यू रिमेंबर, फिर से मैं लिंक इसलिए करता हूँ कि कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें आपको क्लू मिले, एग्ज़ाम में आपका सोचने समझने का नज़रिया बढ़े। इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन में बोलते हैं कि H2SO4 और वाटर का मिक्सचर जो है वो एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन।
ये एक नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन बनाता है। आइडियल सॉल्यूशन से ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, याद करो, है ना। मैंने जनरल लिस्ट लिखा दी थी, एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, वो चाहे परक्लोरिक एसिड हो। इनफैक्ट ओसवाल्ड प्रोसेस से जब आपने नाइट्रिक एसिड बनाया था तब भी मैंने बोला था कि नाइट्रिक एसिड में क्या स्टेप्स शामिल थी। बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए रिकॉल कराऊँ 1 मिनट में। पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराया, NO बनाया, NO को फिर जलाया, NO2 बनाया, NO2 को पानी में डाला, HNO2 और HNO3 मिला, और फिर HNO2 को डिस्प्रोपोर्शनेट कराया, फिर से HNO3 मिला, NO रिसाइकल होता गया, ठीक है। और उसमें साफ साफ बोला गया था कि वहाँ से जो आपको HNO3 मिलता है वो केवल 68% बाय मास मिलता है। उससे ज़्यादा अगर आपको लेना हो तो आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 से पहले वाटर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्क H2SO4 इज़ अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो वो सॉल्यूशन भी नेगेटिव डेविएशन वाला था। अगर हम इस पॉइंट को भूल जाते हैं बेटा तो मैं क्या लिंक करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, है ना। क्या लिंक करने का तरीका, कि नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस का मतलब ही था जिनका डेल्टा V मिक्स नेगेटिव हो, जिनका डेल्टा H मिक्स भी नेगेटिव हो। और डेल H मिक्स नेगेटिव होने का मतलब ये पानी में डालने पर ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व करेगा, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी कि ये केमिकली इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों है। केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल रिएक्शन, है ना, NCERT के अकॉर्डिंग जो पॉइंट है बस वही लिखा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आखिर इसमें कौन कौन सी एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला तो इसकी लो वॉलेटिलिटी, ये काफ़ी लो वॉलेटाइल है, मतलब बड़ी आसानी से वेपोराइज हो जाता है। लो वॉलेटिलिटी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये एक स्ट्रॉन्ग क्या है आपका, एसिड है, तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक इन नेचर, स्ट्रॉन्गली एसिडिक इन नेचर। बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। थर्ड, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, ठीक है, वाटर के लिए इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। और फोर्थ प्रॉपर्टी आपका कि इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों काम कर सकता है भैया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम इसलिए करता है बेटा क्योंकि H2SO4 में सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, +6, हाँ, बट उतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं है। इसलिए आपको याद हो तो मैंने कई बार बोला है कि KMnO4 और K2Cr2O7 के टाइट्रेशंस में अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड आप एसिड के तौर पर हमेशा डाइल्यूट H2SO4 लेते हो। इसलिए हमने बोला भी है कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अगर आपने HCl को या HNO3 को यूज़ करा तो वो टाइट्रेशंस फिर कभी भी आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देने वाले नहीं है, क्योंकि HCl खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है Cl2 में, और HNO3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 में जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है बेटा वो केवल और केवल इसके कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में होती है। डाइल्यूट H2SO4 इज नेवर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ये उस रूल का एक्सेप्शन भी हो जाता है जहाँ पर हम बोलते हैं कि एनी कंपाउंड जिसमें कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में हो वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इनडायरेक्टली ये उस रूल का एक्सेप्शन भी है आपका, ठीक है ना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में कॉन्क में हल्की सी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। ज़्यादातर तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन आपको देखने को मिलने वाली ही नहीं। बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू हैव रिमेंबर दिस रीज़न। बोर्ड वाले स्टूडेंट्स से इस तरह से पूछेगा बेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को रटने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हाँ दिमाग में रखना ज़रूर है। हो सकता है वो क्वेश्चन बना के पूछ ले, फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी मेंशन कर दे और चौथी में लिख दे ऑल ऑफ द अबव। तो लो वोलेटाइल है, स्ट्रांगली एसिडिक है, वाटर के लिए इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, ठीक है ना। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, इसका एसिडिक नेचर। तो ये
आपका आयनिक में भी मैंने बोला ही था, आपको याद हो, ये स्ट्रांगली एसिडिक नेचर का है, इट इज़ ए स्ट्रांगली एसिडिक नेचर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये काफ़ी, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फॉर्म्स डाइबेसिक एसिड है ना, एंड फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, ये 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स बनाता है, एक बाईसल्फेट वाली सीरीज HSO4 माइनस, और बाईसल्फेट वाली सीरीज के सॉल्ट्स जो होंगे बेटा वो एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है, और एक आपका सल्फेट वाली सीरीज SO4-2 जो नॉर्मल कैटेगरी के होंगे, ठीक है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड तो है बेटा, बट बी केयरफुल, इसका केवल और केवल जैसा देश वैसा भेज बेटा, यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ रहे हैं तो मुझे उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को समझाना ज़रूरी है, अदरवाइज इफ़ यू विल सी माय लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, वहाँ मैंने इसे एक स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड मान लिया था, मैं खुद ही अपनी गलती भी बता रहा हूँ, वो गलती नहीं है बेटा, जैसा चैप्टर वैसा काम। आयनिक में अगर हम इसे स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड नहीं मानते तो हमारी प्रॉब्लम्स में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता, बट अदरवाइज ये केवल स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड है, इसके फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन 100% होता है, क्योंकि इसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो वेरी हाई है, इसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है K1 है, ये नॉट PK1 है ना, नॉर्मली PK पॉजिटिव थे, ठीक है, 10 से भी बड़ा, बट सेकेंड स्टेप जो है इसका HSO4 माइनस का डिसोसिएशन इनटू H+ एंड सल्फेट आयन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, नेग्लिजिबल डिसोसिएशन होता है, फर्स्ट में आप 100% बोल रहे हो बेटा, सेकेंड में आप बोल रहे हो नेग्लिजिबल, और इसका जो K2 है वो आपका इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻², तो यू कैन सी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 10 की पावर 14 का डिफरेंस हो रहा है सीधे सीधे, ठीक है ना। तो इस वजह से ये 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स बनाता है। अगर आप H2SO4 की रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ करोगे तो ये आपको देगा Na2SO4। अब देखो है ना, यही फ़र्क आ गया, देखो आपको इतना तो पता होगा बेटा, मोल कॉन्सेप्ट में आप हमेशा यही रिएक्शन लिखते हो, तो आपने इसे डाइबेसिक एसिड मान लिया है, तो ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है बेटा, एक्चुअल है तो ये डाइबेसिक एसिड, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि इस रिएक्शन की होने की वजह से डाइबेसिक एसिड नहीं बना, एक्चुअली इट इज़ अ डाइबेसिक एसिड, ये डाइबेसिक एसिड ही है, बट ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेप का ही डिसोसिएशन 100% है, सेकेंड का नहीं है, ये पूछा जा सकता है। आयनिक में इसलिए नहीं लिया था क्योंकि फिर कॉमन एन इफेक्ट लगा के क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी हो जाते हैं ना, तो इसलिए अगर ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बनाएगा, और अगर बोल दिया जाए कि H2SO4 की रिएक्शन 1 मोल ऑफ NaOH के साथ करवाओ, तब ये आपको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, प्लस तब 1 मोल वाटर का बनेगा। इसका यूज़ वो आपसे एन फैक्टर्स में भी करा सकता है, रेडॉक्स में मैंने करवाया भी है बेटा, कि फर्स्ट रिएक्शन में ये अपने दोनों H रिलीज़ कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन से दोनों एसिड बेस रिएक्शन नॉर्मली नॉन रेडॉक्स होती हैं, इस वजह से उसका एन फैक्टर 2 हुआ। सेकेंड रिएक्शन में ये केवल अपना एक ही H डोनेट कर रहा है, इसलिए इसका एन फैक्टर 1 हुआ। ये इसका पहला पॉइंट बेटा, ठीक है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसकी खुद की वॉलेटिलिटी लो है, तो इसलिए ये लेबोरेटरी में हाईली वॉलेटाइल एसिड्स को कैन प्रोड्यूस कराने में यूज़ होता है बेटा, ड्यू टू इट्स लो वॉलेटिलिटी, ड्यू टू इट्स लो volatility it is used to manufacture high volatile acid, ठीक। ये हाई वोलेटाइल एसिड के तौर पे इसीलिए हम बोल ही रहे हैं बेटा कि ये वर्ल्ड वाइड मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल है ना। आप किसी भी सॉल्ट को MX की रिएक्शन आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराओगे, मैं जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ, अगर आपने MX की रिएक्शन 2MX की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई, केवल आयंस का क्या होगा बेटा, एक्सचेंज होगा, और वो आयन का एक्सचेंज होके बन जाएगा आपका M2SO4।
मेटल ने सल्फेट को उठा लिया, जो मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, प्लस साथ में आपका 2HX, और ये स्पेशली आपका X यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, NO2 है ना। मेजरली फ्लोरीन, क्लोरीन और NO2 के तौर पर ये यूज़ होता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। मैंने आपसे बार बार बोला है कि हम लोग अलग से सॉल्ट एनालिसिस जो पूरा आपका है ना जेईई एडवांस में तो अलग से पढ़ा देते हैं बेटा, तो होता कुछ नहीं बेटा सॉल्ट एनालिसिस में, बस सब टेस्ट एक साथ लिखाए जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पर अलग अलग मैं कंपाउंड्स में टेस्ट लिखा रहा हूँ। तो जैसे ये टेस्ट, ये आपका टेस्ट है, टेस्ट ऑफ कार्बोकेट है ना, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाईसल्फाइड, एसीटेट, क्लोराइड, नाइट्राइट, ये सब के सब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन शो करके यही करते हैं। बट यहाँ पर हमने बाकी सबको नहीं लिखा है, क्योंकि हम लोगों ने एक कंडीशन डाल दी है कि हमें हाई वोलेटाइल एसिड्स को यूज़ करना है। तो हाई वोलेटाइल एसिड्स में केवल आपको फ्लोरीन, क्लोरीन और NO2 को याद रखना है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आपको अगर थोड़ा सा कुछ ध्यान हो कि अगर वो बोल रहा है कि Cu की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराओ डाइल्यूट, तो हम लोग बोलते हैं बेटा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों? कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है, चापा वाली मेटल, मैंने कई जगह बोला है। अगर कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है तो नीचे वाली मेटल कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर सकती है, क्योंकि इनडायरेक्टली जो रिएक्शन होती है बेटा है ना, वो रिएक्शन हो रही है Cu प्लस 2H+। तो ये खुद बदलेगा किसमें, Cu प्लस 2 में, और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस। अब दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, क्योंकि हमारा रूल होता है बेटा कि ऊपर वाला ही नीचे वालों को रिड्यूस कर सकता है, नीचे वाला कभी ऊपर वालों को रिड्यूस नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने ये पॉइंट बार बार लिखा था, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और जनरल रूल हम हर जगह बात करते हैं बेटा। बट अगर हमने इसमें H2SO4 ले लिया और कंसंट्रेटेड ले लिया बेटा, तो कॉन्क H2SO4 के साथ ये रिएक्शन हो जाती है, तब आपको CuSO4 भी मिलता है, SO2 भी मिलता है, प्लस साथ में वाटर। तो Cu प्लस 2H2SO4, ठीक है ना, आप देख सकते हो रिएक्शन बैलेंस भी है। ठीक है ना, कॉन्क H2SO4 ने कॉपर को CuSO4 में ऑक्सीडाइज कर दिया, क्योंकि कॉन्क H2SO4 में अब ऊपर वाली रिएक्शन में एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H+ था, तो Cu के पास इतना अधिकार नहीं था कि वो H+ को रिड्यूस कर सके। बट नीचे वाली रिएक्शन में एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फेट है बेटा। इन द सेकेंड रिएक्शन जो मैंने लिखी है वो एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फेट है, और सल्फेट खुद SO2 में बदला है, इस वजह से रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, वेरी पावरफुल एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड्स को तैयार करने के लिए पता होना चाहिए ना। जिंक या ऊपर की जो भी मेटल है बेटा, जैसे जिंक की रिएक्शन आप H2SO4 डाइल्यूट के साथ करा दो, इससे कोई मना नहीं बेटा, ये तुरंत जिंक को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, ZnSO4 प्लस साथ में रिलीज कर देगा H2 गैस, क्योंकि एक्चुअल रिएक्शन मैंने बोला ये हो रही है। और जिंक इलेक्ट्रोकेल चापा वाली मेटल मैंने आपसे स्पेशली याद रखने के लिए बोला था कि चापा वाली मेटल जो है वो हाइड्रोजन के नीचे होती है, ठीक है, बाकी सब ऊपर है। तो डाइल्यूट H2SO4 में तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ही नहीं बेटा, अब इसमें एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H+ है, न कि सल्फेट है, ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी तो सल्फेट की वजह से होनी चाहिए, H+ की वजह से तो ना, ठीक है। बट ये करता है, और ये जैसे HBr को भी, HBr की रिएक्शन अगर आपने कॉन्क H2SO4 के साथ कर दी, ठीक है ना, अगली फैमिली आपकी बस आज से ऑक्सीजन फैमिली समाप्त हो रही है हमारी, नेक्स्ट फैमिली हेलोजन फैमिली ही है, हम लोग जो बात करेंगे बेटा उनमें ये रिएक्शन आएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो HF और HCl बन गए थे बेटा, जनरल रिएक्शन लिख दिए, ये यहीं पर रिएक्शन रुक जाती है। बट अगर ये काम आपने NaBr की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई ना, पहले चलो इस रिएक्शन को समझा दूँ और फिर रीज़न बताऊँ। यहाँ पे रिएक्शन होगी बेटा, ये इसे Br2 में ऑक्सीडाइज करेगा, खुद SO2 में रिड्यूस होगा, तो 2HBr प्लस H2SO4 विल गिव यू Br2 प्लस SO2 प्लस 2H2। यही सेम रिएक्शन HI के साथ भी होगी,
तो HF और HCl तो ये रिएक्शन शो करते हैं बेटा, बट HBr और HI अलग से रिएक्शन शो करते हैं। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के टेस्ट में भी यूज़ होता है। Br2 बॉन्डिंग में बता चुका हूँ, है ना, रेडिश ब्राउन कलर की गैस है। I2 आपको वायलेट कलर की गैस है। MOT से हमने बात करा था। F2 आपका, है ना, F2 जो है येलो कलर का है। Cl2 ग्रीनिश येलो कलर की गैस है। इनकी वेपर्स की बात हो रही बेटा, है ना, वेपर्स की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे आप बोलोगे कि सर Br2 तो लिक्विड है, हम लोग वेपर्स की बात कर रहे हैं ना। तो I2 प्लस SO2 प्लस 2H2, ठीक है। अब इसका मैं लिंक क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा बेटा आयोडाइड और ब्रोमाइड अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इनफैक्ट आयोडाइड तो हेलोजन फैमिली जो अगली क्लास में चालू होगी, आयोडाइड तो एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ब्रोमाइड उसके बाद आता है, बट क्लोराइड में बिल्कुल लेस, और फ्लोराइड तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम ही नहीं करता है। फ्लोराइड कभी खुद ऑक्सीडाइज F2 में होने वाला ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं वैसे तो शायद मुझे याद आ रहा, मैंने कई बार हैलोजेंस का आपको समझाया है कि F2 Cl2 Br2 I2 ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे कम हो रहा है और करस्पॉन्डिंग एनायंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिड्यूसिंग पावर कम हो रहा है। इसलिए आप रिडॉक्स रिएक्शंस में सबसे ज़्यादा देखो Ki को यूज़ करते हो। मैंने एन फैक्टर आपको याद रखने के लिए Ki का ही बोला था, क्योंकि Kbr KCl Kf तो रिलेटिवली कम इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अब बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर वो बोल रहा है कि NaBr की रिएक्शन H2SO4 के साथ बताओ, तो एक्चुअली पहली स्टेप में जो मैं यहाँ समझा रहा था बेटा, अगर ये NaBr होता तो पहली स्टेप में तो यही होता, बट ये रिएक्शन वहाँ पर रुकने वाली नहीं है बेटा, ये रिएक्शन उसके बाद भी आगे बढ़ेगी। इसलिए आपको जो कंप्लीट लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा 2NaBr प्लस H2SO4 विल गिव यू क्या, है ना। पहली स्टेप में तो आयन एक्सचेंज Na2SO4 प्लस क्या आपका 2HBr, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में भैया HBr अब एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये सॉल्ट एनालिसिस के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा रहा हूँ मैं आपको। ये रिएक्शन यहाँ पर रुकेगी नहीं, ये फिर से रिएक्ट करेगा HBr के साथ प्लस Br2 प्लस SO2 प्लस 2H2O। अब आप देख सकते हो बेटा कि जो यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ रहे हो, ये नेक्स्ट सेशन से जब हेलोजन फैमिली चालू होगा तब ये इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ोगे, है ना। HF HCl को तो आप इस मेथड से बना सकते हो, बट HBr को इस मेथड से नहीं बना सकते। ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि ये सेकेंड रिएक्शन होने के बाद एक्चुअली आपको HBr नज़र आने वाला नहीं है। इसलिए नेट रिएक्शन जो होगी वो होगी 2NaBr प्लस 2H2SO4 विल गिव यू Na2SO4 प्लस Br2 प्लस SO2 प्लस 2H2। हाँ, ये ब्रोमीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यूज़ हो सकती है बेटा। दिस रिएक्शन कैन बी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमीन Br2। तो ब्रोमीन की प्रिपरेशन में यूज़ कराओगे, बट HBr की प्रिपरेशन, हालांकि मैंने पहले ही बोला था बेटा ना कि हेलोजन फैमिली में उतना ज़्यादा अब जान नहीं बची है, क्योंकि अब तक सब चीज़ें इनडायरेक्टली डायरेक्टली कवर हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो ज़रूर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन स्पेशली ध्यान रखें बेटा कि जो एसिड नीचे, जो मेटल्स एलिमेंट्स नीचे हैं हाइड्रोजन के, उनमें कॉन्क H2SO4 लेना पड़ेगा। और HBr HI की रिएक्शन मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा ध्यान रखें, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अभी हमने तीसरा पॉइंट लिखा ही, इसलिए ये काफ़ी लो वॉलेटाइल है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर है, वो यहाँ एक्सप्लेन करा बेटा। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ वाटर, है ना। H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मोस्ट कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमने कौन कौन से बात करी अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। H2SO4, P4O6 बात कर चुके हैं बेटा, और CaCl2। ये एनहाइड्रस CaCl2 तो शायद आपको 9-10 से याद होगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ख़त्म करता है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इस वजह से अगर हमसे बोल रहा है कि H2C2O4 की रिएक्शन अगर हमने H2SO4 के साथ करवा दी, हमने फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा दी,
है ना। इनफैक्ट आपने सुक्रोज C12H22O11 की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा दी तो क्या होगा। अब याद करो बेटा, फर्स्ट और सेकंड मैंने क्या बोला है कि ब्लॉक में यही होता है बेटा, जो किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी में आया वो किसी की प्रिपरेशन में आएगा, जो किसी की प्रिपरेशन में आया वो प्रॉपर्टी में आया। फर्स्ट टू रिएक्शन आपको अगर याद आ रही हो, ठीक है ना, तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखा था कि ऊपर वाले में एक तो H2O मिलेगा, एक CO मिलेगा और CO2। सेकेंड रिएक्शन में भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही लिखा था कि H2O प्लस CO। और थर्ड रिएक्शन में हमने, है ना, थर्ड रिएक्शन में तो कार्बन अलग हो जाएगा बेटा 12C और सीधे आपको 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा आपके लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, तो ये इन सभी को डिहाइड्रेट करता है। ठीक है, इतनी सारी प्रॉपर्टी बेटा, एसिडिक नेचर, लो वॉलेटिलिटी की वजह से एसिड्स को बनाने में यूज़ होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जिसकी तीनों रिएक्शन डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर किसी भी रिएक्शन में अगर कॉन्क H2SO4 जिनमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उनमें आपको ध्यान रखना कि तब इसका डिहाइड्रेटिंग नेचर वहाँ पर काम करने वाला है। ठीक है, और बस इतना ही है आपका। थोड़ा सा यूज़ की ज़रूर बात करें बेटा, तो यूज़ आपको पता होगा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंटली तो बेटा लेड स्टोरेज बैटरी में यूज़ होता है। लेड स्टोरेज बैटरी, जो आपकी घरों में इन्वर्टर की बैटरी है वो लेड स्टोरेज बैटरी बेटा। उसमें जो आपका कभी आपने ध्यान दिया हो कि कोई मैकेनिक रिपेयर करने आता है, रिपेयर से मीनिंग अगर वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज AMC का आजकल खूब कॉन्सेप्ट चल रहा है, आपको पता हो तो, ठीक है ना। आप AC जो घर में लगवाते हैं तो नॉर्मली हम लोग उसका AMC बनवा लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वाला कार्ड। उसमें 2 या 3 सर्विसेज फ्री होती हैं, ठीक है ना। एक सर्विस का नॉर्मली चार्ज आजकल 500 है, तो 3 सर्विस मतलब 1500, तो साल में खुद ही 3 सर्विस फ्री दे देते हैं, उसकी कॉस्ट वो 800-900 कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2 सर्विस वो फ्री दे देते हैं, 2 सर्विस ऐसे आप 1000 रुपये पे करोगे। लाइव रियल लाइफ का एक एग्जांपल बताऊँ केमिस्ट्री से हट के, 2 सर्विस 1000 रुपये में हो रही, उन्होंने 800-900 में 2 सर्विस तो फ्री दी थी, प्लस उसमें साथ में ये भी इंक्लूडेड होता है कि साल भर में कोई तकलीफ आए तो विजिटिंग चार्ज आपके नहीं लगेंगे। तो अगर आपके घरों में भी ऐसा कुछ कार्ड इन्वर्टर की बैटरी का वगैरह बना हुआ है, तो लेड स्टोरेज बैटरी में जब वो आता है इन्वर्टर की बैटरी को देखने या नॉर्मल मेंटेनेंस करने ही आता है बेटा, एक रूटीन 3-4 महीनों में मेंटेनेंस मतलब देखने आता है, तो वो एक लिक्विड लाता है बेटा। वो लिक्विड आपका H2SO4 का ही होता है। तो लो स्टोरेज लेड स्टोरेज बैटरी में यूज़ होता है बेटा, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी एजेंट है, तो ये दूसरा यूज़ इसका कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट। ये एक आपका इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट भी है ना। और भी यूज़ है बेटा, बट मैं जितने यूज़ बताऊंगा सब आपको याद तो होने वाले नहीं है, तो मैं इसलिए मोस्ट कॉमन 2 यूज़ बता रहा हूँ आपको कि इन 2 यूज़ को ज़रूर याद रखें, ठीक है। दिस इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड की आखिर क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोसेसेस के नाम और ये प्रॉपर्टीज़ को समझना, रटना। देखो रटने वाली तो कोई चीज़ नहीं है, मुझे लगता है हर चीज़ हमें पता है, थोड़ा सा ज़रूर जो नए पॉइंट्स आए हैं वो ज़रूर ध्यान रखें ना, नोट डाउन करें। हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से, चलिए ठीक है। तो ऑक्सी एसिड्स के बारे में बेटा जो मैं रफ बात कर रहा था, तो सीरीज भले मैं बता दूं 5 मिनट में। और एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हाइपो हम यहीं पे कवर करते हैं ना। हाइपो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, उसकी 2-4 रिएक्शंस तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सीरीज ज़रूर मैं लिखा दूँ ऑक्सी एसिड्स में। और सल्फर की एक अस एसिड की सीरीज है, नाम लिखवाऊंगा बस, ज़्यादा तो कुछ नहीं करना है। H2SO3 इट इज़ सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना। इसके 2 मोल को गर्म करके आपने पानी निकाला तो हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, 2 मोल को गर्म करके पानी निकाला तो हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, सॉरी पायरो सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। और इसमें एसएस लिंकेज होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका यही है कि एसएस लिंकेज होता है, ध्यान रखें। इसमें से भी फिर आपने एक ऑक्सीजन निकाला बेटा H2H2O4, इट इज़, है ना, हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, इसमें भी एसएस लिंकेज होता है, ठीक है। और अगर आपने इसी में से एक ऑक्सीजन हटा के उसकी जगह सल्फर डाल दिया H2H2O2, तो ये कहलाएगा आपका थायो सल्फ्यूरस एसिड,
निकल आएगा आपका थायोसल्फ्यूरस एसिड। तो ये 4 तो अस एसिड वाली सीरीज, ठीक है ना, इसमें भी एस लिंकेज है। तो अस सीरीज को इस तरह से याद रखना, 4 एसिड बन सकते हैं। एक एसिड सीरीज की बात करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है ना, इसमें के 2 मोल लेकर पानी निकालोगे, H2H2O7 ओलियम, ठीक है ना, इसे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम बोलते हैं। नो एसएस लिंकेज नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने इसमें से एक पानी और निकाल दिया, H2H2O6 हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें एसएस लिंकेज होता है, ठीक है। और अगर आपने इसका एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर डाल दिया तो ये कहलाता है आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसी को मैं कह रहा हूँ बेटा हाइपो इज Na2H2O3, ये है H2H2O3। उसकी 3-4 रिएक्शंस बस इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम यहीं कवर करें। इसमें भी एसएस लिंकेज है, ठीक है। अगली सीरीज होती है बेटा परऑक्सी एसिड सीरीज। तो परऑक्सी एसिड सीरीज पे इसके 2 ही हैं, H2SO5 परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें परऑक्सी लिंकेज होता है। H2H2O8 परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। एंड फाइनली द लास्ट वन इज थायोनिक एसिड सीरीज, जिसका जनरल फार्मूला बता दिया था, H2SN+2O6, है ना। इनमें हमेशा N आपका 0 से लेकर 12 तक के नोन है, बॉन्डिंग में बताया था, इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, रिकॉल करने के लिए 5 मिनट में बता रहा हूँ। और आपका इसमें एसएस लिंकेज होता है, इसलिए मैंने इसके एक की पॉइंट बता दिया था आपको। क्या की पॉइंट बताया था कि H2O7-2 ये वाला और H2O8-2 इनमें आपका नो एसएस लिंकेज। अब इसके अलावा बेटा आपका कोई भी आ रहा है ना, इसके अलावा देख लो, H2O2-2 में भी है एसएस लिंकेज, H2O3-2 में भी है एसएस लिंकेज, H2O4-2 में भी एसएस लिंकेज है, ठीक है ना। H2O5-2 में भी एसएस लिंकेज है और H2O6-2 में भी लिंकेज है, ठीक है। इन सभी में एसएस लिंकेज है। तो इतना सा तो हम 2 एक्सेप्शनल को याद रखें। और इसके बाद अगर O6 ही रहे और केवल सल्फर बढ़ता गया तो वो हमेशा थायोनिक एसिड सीरीज होगी, जिसमें आपको एसएस लिंकेज हमेशा मिलने वाले हैं। तो मैं इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, हाइपो की ज़रूर मैं 2-4 रिएक्शन बताऊँगा, क्योंकि मैं हाइपो को इन जनरल इम्पॉर्टेंट मानता हूँ। तो सल्फर का ही कंपाउंड है, इसलिए मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। तो हाइपो, कई लोग उसे है ना एस ब्लॉक में कवर कर लेते हैं क्योंकि सोडियम आ रहा है, बट मुझे यहाँ पे कवर करना थोड़ा सा सही लगता है कि ज़्यादा तो उसमें सोडियम का रोल ना होके मेन हाइपो का रोल है बेटा, ठीक है। तो Na2H2O3.5H2O को हम लोग बुलाते हैं हाइपो। एक इम्पॉर्टेंट आपका लेबोरेटरी रिएजेंट है। और अगर आपको थोड़ा सा वहाँ से याद आ रहा हो, कहाँ से, रेडॉक्स रिएक्शन से, तो मैंने बार बार स्ट्रेसफुली बोला है कि जहाँ भी आयोडीन आता है, आयोडीन के साथ हमेशा हाइपो ज़रूर आता है, क्योंकि ये आपका आयोडीन के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में यूज़ होता है, ठीक है। और इनफैक्ट आपको लास्ट सेशन ओजोन वाला याद हो तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन भी हमने इसी तरीके से करा था, इफ़ यू रिमेंबर। पहले ओजोन की रिएक्शन Ki से I2 निकला और उस I2 की रिएक्शन फिर हमने करवा दी थी किससे, हाइपो से ही। तो इसलिए हाइपो को मैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मानता हूँ। और 2-4 रिएक्शंस बेटा है ना, ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जो मुझे लगता है कहीं पूछना ले हमसे हाइपो की, वो मैं बता देता हूँ। Na2H2O3.5H2, ये है हाइपो, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में पहला तो प्रिपरेशन ही इसकी इम्पॉर्टेंट है बेटा।
एक मेथड मुझे उम्मीद है जहाँ तक आपको याद ही होगी, कौन सी, नॉन मेटल की NaOH के साथ डिस्प्रपोर्शनेशन वाली 5 रिएक्शंस को मैंने स्ट्रिक्टली बोला था याद रखने के लिए आपको, इफ यू रिमेंबर, ठीक है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है, फॉस्फोरस करता है और सल्फर। तो सल्फर इसके साथ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है बेटा, और एक तो लोएस्ट वाला बनाता है, हर कोई एक लोएस्ट वाला बना रहा है, चाहे फॉस्फोरस था तो उसने फॉस्फीन बनाया, ठीक है ना, उसने फॉस्फीन बनाया बेटा, वो बेसिक नेचर का था, आप इस तरीके से समझ सकते हो, इसलिए सोडियम नहीं आया उसमें। बाकी सल्फर अगर H2S बनाता तो H2S है एसिडिक नेचर का, तो वो NaOH की प्रेजेंस में जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि H2S हमने लास्ट सेशन में ही पढ़ा था, वो वापस NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2S बनाएगा। थोड़ा थोड़ा लॉजिक से रिएक्शंस को आपको ध्यान रखना है। और बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी इसलिए NaCl ही बना रहे थे, क्योंकि उनके केस में भी अगर HCl बन गया तो वो वापस NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा। प्लस दूसरा बनता है बेटा Na2H2O3 प्लस वाटर, ठीक है ना। तो 4S प्लस 6 NaOH गिव्स 2 Na2S प्लस Na2H2O3 प्लस 3H2O, यू कैन सी, है ना, रिएक्शन बैलेंस्ड। तो इसे तो मैं एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पहले ही घोषित कर चुका हूँ, जो याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी जो बेटा जेई में कई बार पूछी गई है वो है Na2SO3 के सॉल्यूशन में, है ना, Na2SO3 के सॉल्यूशन को एब्सेंस ऑफ एयर में सल्फर के साथ बॉईल करो। एब्सेंस ऑफ एयर में सल्फर के साथ बॉईल करते ही आपको हाइपो मतलब Na2H2O3 मिल जाता है। दिस टू आर द, दोनों ही इम्पोर्टेंट बेटा ना, फर्स्ट तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बट सेकेंड भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। दिस आर द टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज बेटा, अब प्रॉपर्टीज में ही रिएक्शन, इसकी जो 2-4 मैं कह रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी क्लोर रिएजेंट, जो इसके यूज में भी लिखाऊंगा, है ना। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी क्लोर, CHLOR, एंटी क्लोर रिएजेंट। ये एक एंटी क्लोर रिएजेंट की तरह यूज़ होता है, ये एक इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटी क्लोर रिएजेंट, है ना। जब डाई करते हैं बेटा कपड़ों को, तो डाइंग के दौरान, है ना, आपने देखा होगा कई बार किसी पर्टिकुलर कलर का, लेडीज़ों में तो ज़्यादा है बेटा, डाई इंडस्ट्री खूब बड़ी इंडस्ट्री है वर्ल्ड की, आपको पता ही होगा। कभी किसी पर्टिकुलर कलर का दुपट्टा वगैरह नहीं मिलता है, तो वाइट कलर का लेके उसके ऊपर डाई करवाया जाता है ना। डाई के दौरान जो एक्सेस क्लोरीन होता है बेटा, जिसकी वजह से आपका वापस कलर उड़ सकता है, क्योंकि क्लोरीन के अंदर जो हमारी नेक्स्ट हेलोजन फैमिली आएगी, ब्लीचिंग एक्शन होती है बेटा। Cl2 वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा, वैसे तो कई बार बता चुका हूँ मैं, HCl और HOCl बनाता है। वो HOCl फिर से टूट कर, है ना, नॉर्मली सिंपल वे में ही रिएक्शन बैलेंस हो रही है, ज़रूरत नहीं है बट चलो बता देता हूँ। Cl2 वाटर के साथ रिएक्ट करा बेटा, HCl और HOCl बना है, और यही जो HOCl बना है ये फिर से टूट जाता है HCl प्लस O में। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है, ठीक है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है, ये आपका कलर उड़ा देती है, इसलिए मैंने ब्लीचिंग एक्शन बोला है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना आपको SO2 में भूल गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कि SO2 भी ब्लीचिंग रिएजेंट है, बट वो ब्लीचिंग एक्शन रिडक्शन की वजह से शो करता है, इसलिए उसकी ब्लीचिंग एक्शन टेम्पररी होती है, नोट कर लेना। SO2 भी ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, जो मैं भूल गया था, साइड में यही बता रहा हूँ। इसकी ब्लीचिंग एक्शन बेटा रिडक्शन की वजह से, ये SO3 प्लस 2H रिडक्शन की वजह से, इसलिए इसकी ब्लीचिंग एक्शन जो है को टेम्पररी बोला जाता है, क्योंकि इस नेसेंट हाइड्रोजन ने सामने वाले का कलर उड़ा तो दिया, बट वो वापस फर्दर क्या हो जाएगा, आपका एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो सकता है। ऑक्सीडेशन वाली ब्लीचिंग एक्शंस को परमानेंट बोला जाता है, और रिडक्शन वाली ब्लीचिंग एक्शंस को टेम्पररी बोला जाता है। तो H2O2 हुआ, ठीक है ना, परऑक्साइड्स हुए, सुपर ऑक्साइड्स हुए, ओजोन हुआ, ठीक है ना, क्लोरीन हुआ, इन सब की ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडेशन की वजह से ये परमानेंट ब्लीचिंग रिएजेंट है, ध्यान देना। तो अगर आपने इतना महंगा बेटा दुपट्टा लिया, फिर उसमें कलर चढ़वाया, और अगर वो फिर से कलरलेस हो गया तो झंझट ही खत्म। तो उसमें से जो एक्सेस क्लोरीन प्रेजेंट होता है ना, उसको हटाने के लिए हम लोग हाइपो को यूज़ करते हैं, इसलिए इसे
एंटी क्लो रिएजेंट बोला जाता है। Na2H2O3 प्लस 4Cl2 प्लस 5H2O, ये आपका बदल जाता है NaHSO4 में, 2 सोडियम थे ये, प्लस साथ में आपका 8HCl, प्लस साथ में आपका 8HCl है ना, 3 ऑक्सीजन यहाँ से 5 ऑक्सीजन वहाँ से। रिएक्शन बैलेंस है, ज़रूरत तो नहीं है बट मेरी आदत पड़ी है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। 8 क्लोरीन, 10 हाइड्रोजन थे, 2 यहाँ चले गए, 8HCl। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट बेटा इसका, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एंटी क्लो रिएजेंट कभी आ जाए तो इसलिए मैंने कहा इसको भी बता ही दूँ। दूसरा कि थायोसल्फेट आयन H2O3-2 की रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट एसिड के साथ करवाते हो, दिस इज द टेस्ट ऑफ थायोसल्फेट आयन। दूसरी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऊपर तो हो ही रहा है बेटा, ये टेस्ट है और मैंने आपसे बोला है जहाँ जहाँ पर कोई भी टेस्ट आ रहा है मैं वो बताते चल रहा हूँ ताकि आपको टेस्ट सबके पता रहे। तो डाइल्यूट एसिड के साथ आप थायोसल्फेट किसी भी आयन सॉल्ट की रिएक्शन कराओगे, या इन जनरल थायोसल्फेट आयन की बात करूँ तो ये एक तो सल्फाइड बनाता है बेटा और एक आपको SO2 देता है प्लस साथ में H2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब इनडायरेक्टली इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यू कैन सी थायोसल्फेट में जो सल्फर है वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है, यहाँ पर वो -2 और +4। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है बेटा, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, एंड दिस इज बेसिकली द, मैंने आपसे लास्ट क्लास में समझाया था बेटा ना कि कार्बोनेट और सल्फाइड को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो कार्बोनेट्स डाइल्यूट एसिड के साथ एक कलरलेस ओडरलेस गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है CO2। लाइम वाटर टेस्ट CO2 भी देता है बट CO2 में कोई भी रिड्यूसिंग पावर नहीं है, इसलिए वो KMnO4 के पर्पल कलर को डिस्चार्ज नहीं करेगा, K2Cr2 के ऑरेंज को ग्रीन में नहीं बदलेगा, ठीक है। सल्फाइड आयन की अगर आपने रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करवाई तो वो आपको कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल दैट इज SO2 देगा। लाइम वाटर टेस्ट SO2 भी देता है बट SO2 में रिड्यूसिंग पावर होता है, इस वजह से KMnO4 के पर्पल कलर को डिस्चार्ज करता है और K2Cr2 के ऑरेंज को ग्रीन में बदल देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था बेटा, है ना। अब सल्फाइड और थायोसल्फेट में कभी डिफरेंस पूछे, ये मैं बोल ही रहा हूँ कि मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ बट ब्लॉक में सब चीज़ें कवर है बेटा। क्वालिटेटिव एनालिसिस यही है, बोरेक्स भी टेस्ट में बता चुका हूँ, हीटिंग इफेक्ट, बुनसन बर्नर फ्लेम टेस्ट बता चुका हूँ, एल्कली मेटल्स का। तो सल्फाइड का टेस्ट ये है कि सल्फाइड केवल SO2 गैस देते हैं, दिस इज द डिफरेंस। इससे आप सल्फाइड और थायोसल्फेट को डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। तीसरा जो थायोसल्फेट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ये एक अच्छा कॉम्प्लेक्सेसिंग एजेंट है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। ये एक अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है बेटा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स बनाता है मतलब पहला सिल्वर सॉल्ट्स के साथ, सिल्वर सॉल्ट के साथ आपका कोई भी हो बेटा, AgCl हो, AgBr हो, ठीक है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सिल्वर सॉल्ट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है ना। पहली स्टेप में जैसे सिल्वर की तो मैं रिएक्शन बैलेंस ही बताऊंगा बेटा। AgCl और आपने हाइपो की रिएक्शन कराई, Na2H2O3, 2 AgCl प्लस Na2H2O3, अब ये आपका मिलता है Ag2H2O3, ठीक है, प्लस 2 NaCl, ठीक है, ये मिलता है। और अगर आपने इसे, ठीक है ना, Ag2H2O3 अगर हाइपो एक्सेस में ले लिया तो सिल्वर के साथ ये 312 वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है, प्लस Na2H2O3, 312 का कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या बेटा, Na3AgH2O3 होल ट्वाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको नाम के साथ बताया है। 312 बोली इसलिए रहे कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स ना थोड़ा सा लर्निंग में स्टूडेंट्स को गड़बड़ हो जाती, इसलिए इसको इसी फॉर्म में याद रखो, इसे 312 कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसके 3 मोल लो बेटा, आप देख लो, टोटल आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। थायोसल्फेट 1 यहाँ से 3 यहाँ से 4 हो गए, सिल्वर 2, सोडियम 6,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिल्वर के किसी भी कोई भी प्रेसिपिटेट हो बेटा, नो एक्सेप्शन, सिल्वर के नॉर्मली नाइट्रेट और फ्लोराइड ही वाटर में सॉल्युबल है, बाकी सभी कंपाउंड्स इनसॉल्युबल हैं। वो सब हाइपो के साथ रिएक्ट करके एक्सेस में पहले तो वो अपना प्रेसिपिटेट बनाएंगे बेटा वाइट कलर का, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ठीक है। और एक्सेस में अगर हाइपो हुआ तो फिर वो अपना बना देते हैं सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। वो अपना सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और Ag2S2O3 की प्रॉपर्टी भी बेटा ये भी जेई में काफ़ी बार पूछी गई है। ये जो वाइट कलर का है बेटा ऑन बॉइलिंग विथ वाटर ब्लैक कलर का हो जाता है, वाटर से मिलते ही Ag2S प्लस H2SO4, तो ये वाइट कलर आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लैक कलर में, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट के साथ शो करता है बेटा। दूसरा ये कॉपर सॉल्ट के साथ भी शो करता है ना, ये कॉपर सॉल्ट के साथ भी अच्छी रिएक्शन शो करता है। और कॉपर सॉल्ट के साथ तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। तो अगर आपने CuSO4 की रिएक्शन Na2S2O3 के साथ कराई तो ये पहले आपका वही आयन एक्सचेंज CuS2O3 बनाएगा, ठीक है ना, प्लस आपका Na2SO4, ठीक। कॉपर अभी +2 में बेटा, बाद में ये CuS2O3, ठीक है ना, डिस्प्रोपोर्शनेट होना चालू करता है और ये बदलता है Cu2S2O3 में। और फिर से ये जो Cu2S2O3 है इट विल अगेन कंबाइंड विद Na2S2O3 के साथ, तब ये बनाता है 465 वाला कॉम्प्लेक्स Na4Cu6S2O3 तो इसको मैं 465 कॉम्प्लेक्स बुलाता हूँ। ये 4 है बेटा, ये 6 है, ये 5 है, 465 कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल। ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है और बनेगा कैसे आपका, बस इसके 3 मोल लो, इसके 2 मोल लो, ये बन गया आप, ठीक है। तो ये 2 कॉम्प्लेक्स तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ध्यान रखना, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह काम करता है। सभी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है बेटा हाइपो की, 8-10 हैं, याद रखना जरूरी है। तीसरा है बेटा हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट मतलब चौथा जो भी नंबर चल रहा है हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है बेटा, पहले गर्म करने पर Na2S2O3 4 मोल, अब 4 क्यों ले रहा हूँ बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में गर्म करते हो इट लूजेस ऑल ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये कन्वर्ट होता है 4 Na2S2O3 प्लस 20H2, ये अपना पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है। और उसके बाद अगर आपने इसे फर्दर गर्म करा, ठीक है, तो ये आपको बनाता है Na2SO4 प्लस Na2S5, ये अगेन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ना। Na2S5 लोगों को इसलिए वजह से 4 मोल लिया है ताकि ये रिएक्शन बैलेंस हो सके, ठीक है। आपको मैंने बोला है बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को S5 को ऐसे मत समझना, S5 ये पेंटासल्फाइड आयन है, S5-2। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटासल्फाइड आयन, सल्फर जिगजैग चेन बनाता है, आपको पता होना चाहिए। ये जिगजैग चेन 5 की बनेगी और कोने वालों के ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है। और इसलिए मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को हमेशा उल्टे वे में बैलेंस करा करो। ये +2 में है यहाँ पर, ये +6 में बेटा, ये -2/5 है ना। अब एक्चुअली तो केवल 2 सल्फर हैं जिनके ऊपर -1 का चार्ज है। बार बार मैंने बोला है जब भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आती है वो हमेशा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। तो -2/5 से +2 अगर आप चेंज निकालोगे, चेंज हमेशा बड़े में से छोटा निकाला जाता है बेटा, तो 2 में से 2/5 है ना। एन फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हाँ, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई फ़ायदा नहीं है बेटा क्योंकि इतनी टिपिकल नहीं पूछ सकता है, बट ठीक है 1 मिनट देखने में कोई बुराई नहीं, तो ना 2 में से 2/5 को माइनस करोगे तो 2 माइनस -2/5 तो दैट इज़ 2 + 2/5, इसका इन फैक्टर 12/5 है। बट ध्यान देना कि 5 एटम्स हैं तो 12/5 का चेंज है 5 एटम, तो ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। इसका इन फैक्टर हुआ 12। और इधर अगर आप बात करोगे बेटा तो इसका इन फैक्टर +6 से +2 4। जब भी मैंने आपसे बोला है कि एन फैक्टर
मल्टीपल्स में आ रहे हों तो लोएस्ट में काम करना चाहिए। 4:12 मतलब 1:3, इसलिए यू कैन सी इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 1। और जैसे ही 3 1 हो गया, 3 सल्फर और इधर 5 सल्फर, टोटल 8 सल्फर हैं। इस वजह से 8 सल्फर के लिए मुझे इसके 4 मोल की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ऊपर 4 मोल लिए थे। ये लॉजिक है ना, इट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट कि हमने आखिर इसको 4 सल्फर की तरह क्यों लिया है। ठीक है, पांचवा बेटा इसकी रिएक्शन विथ हैलोजन्स, बस आखिरी चीज़ यही है। तो हाइपो के बारे में और यूज़ 2 पॉइंट बस कि हाइपो के बारे में, बट हाइपो की सभी रिएक्शंस को मैं आपको याद रखने के लिए ही एडवाइस दूंगा। ठीक है ना, रिएक्शन विथ हैलोजन्स क्या है, आयोडीन के साथ तो जो, ठीक है ना, रेडॉक्स टाइट्रेशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। आयोडीन के साथ तो इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन दोनों जगह यूज़ होती है, वो है कि आयोडीन इसे Na2S4O6 में कन्वर्ट करता है प्लस खुद बनाता है 2NaI। बी केयरफुल। बट अगर ये रिएक्शन आपकी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ होती, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था बेटा कि हैलोजन फैमिली चालू तो नेक्स्ट सेशन में होगी हमारा, बट एक प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी कि डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होते जा रहा है। फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, F2 फिर Cl2 फिर Br2 फिर I2, और उनके अपोजिट वालों में, ठीक है ना, आयोडाइड्स, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड में रिड्यूसिंग पावर कम हो रहा है। तो फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडीन वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से आयोडाइड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, फ्लोराइड वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आयोडीन बेटा इसमें ज़्यादा चेंज नहीं ला पा रहा है, +2 से केवल +5/2 में ले पा रहा है। बट क्लोरीन और ब्रोमीन रिलेटिवली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सीधे आपका इसे बदलते हैं बाईसल्फेट में, NaHSO4, NaHSO4, ठीक है, ये ध्यान रखना। और खुद आपका ये बदलते हैं NaCl और NaBr। रेडॉक्स रिएक्शन ही हो रही है ना। इसका खुद का n फैक्टर 2, इसका n फैक्टर 0 से -1 में जा रहा है बेटा, तो इसका n फैक्टर 2, इधर +2 से +6 में जा रहा है तो इसका n फैक्टर 4। बट चूंकि 2 सल्फर है इसलिए 8, तो 2:8 मतलब 1:4 के रेशियो में रिएक्शन होगी आपका, ठीक है। तो रिएक्शंस को बैलेंस तो कोई ज़रूरत नहीं, कर लेना। बट ये रिएक्शंस है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बेटा हाइपो की इनकी रिएक्शन के साथ, जो नॉर्मली स्टूडेंट गलत करके आ जाता है। इनफैक्ट मेरा खुद का स्टूडेंट 2008 में बेटा, उसकी ऑल इंडिया रैंक IIT में 123 थी, 123 रैंक, जेई एडवांस सिलेक्ट करा था उस साल ये रिएक्शन आई थी। आप जेई 2008 के पेपर में देख सकते हो, वो गलत करके आ गया था, उसे गलती से यही याद रहा था। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट बेटा इसके यूज़ की बात करूँ तो पहला यूज़ मैंने बता ही दिया, एंटी क्लोर रिएजेंट की तरह। दूसरा यूज़ बेटा, ये जो रिएक्शन अभी मैंने AgCl के साथ लिखी है, अगर मैं इसे AgBr के साथ लिखता तो ये फोटोग्राफी रिएक्शन हो जाती। इन फोटोग्राफी एज ए फिक्सर, ये हाइपो जो है फोटोग्राफी में एज ए फिक्सर की तरह यूज़ होता है, ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ है। और थर्ड, आयोडीन के साथ जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट रिएक्शन है, तो आयोडीमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस में भी ये आपका यूज़ होता है ना, आयोडीमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस में भी यूज़ होता है। तो दिस इज़, है ना, कि आखिर हाइपो क्यों है इतना इम्पोर्टेंट। इनकी रिएक्शन सब बेटा में A से लेकर Z, हीटिंग इफेक्ट हो, सिल्वर सॉल्ट हो, कॉपर सॉल्ट हो, ठीक है ना, एंटी क्लोर रिएजेंट वाली, टेस्ट वाली और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये 10-12 रिएक्शन तो मैं आपको सीधे सीधे एडवाइस करूंगा, आपको गोटी लेनी है कुछ भी पूछे, ठीक है ना। तो ये दिस इज़ द एंड ऑफ आवर ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है ना। मैंने बोला था छोटा सेशन ही दूंगा, बट मैं भावनाओं में बह जाता हूँ कि हर एक इन्फॉर्मेशन दे के जाऊँ। आप धीरे धीरे कोशिश करें बेटा याद करने की, काम की रिएक्शन ही मैं इसलिए एक्सेस तो नहीं लिखा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सेस मैंने बढ़ा दिया है, बट मेरा भी दिल नहीं मानता ना बेटा, थोड़ा सा तो आपको भी एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। रिएक्शन सुनिए, पढ़िए, उनसे याद होगा। तो आई होप आज का सेशन तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा बेटा। सब नई इन्फॉर्मेशन थी,
ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में थोड़ा बहुत पता था बट तब भी नहीं था। तो मैं उम्मीद करता हूँ यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फ्रॉम दिस सेशन। सो वी विल, एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर ऑक्सीजन फैमिली ऑल्सो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।